नमस्कार जोहार साथियों, झार पाठशाला के खोटा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप सबों के भारी डिमांड पे कि सर एमसीक्यू भी करवाइए, एमसीक्यू भी करवाइए। तो आपको तो पता ही है कि मैं सारा का सारा एमसीक्यू करवाता हूँ। पिछली बार जब आप मेरे से जुड़े थे तो आपने देखा ही होगा कि मैंने हर टॉपिक का एमसीक्यू टॉपिक वाइज करवा दिया था, सब कुछ करवा दिया था। और आप लोगों का लगातार यूट्यूब पे ही टेस्ट भी लेते रहे थे। मैंने आपसे बार बार कहा कि मैं आप लोगों को नहीं छोड़ने वाला तब तक जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता। मैं एग्जाम के टाइम तक आपको बतलाता रहूंगा। अगर कहीं भी मुझे ये चीज अनुभूति हुई कि एक भी क्वेश्चन छूट रहा हो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा, नहीं छोड़ने वाला। तो आइए एक पथिया डोंगल महुआ से हम लोग एमसीक्यू शुरू करते हैं। इसके पहले वाले सेशन में कुछ एमसीक्यू मैंने आप लोगों को बतला रखे हैं और नहीं भी बतलाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ मैं धीरे धीरे आपको दे दूंगा। तो आज के सेशन में हम लोग सीरियल वाइज शुरू करने जा रहे हैं। एक पथिया डोंगल महुआ से एमसीक्यू क्या शुरू करने जा रहे हैं? एमसीक्यू शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस सेशन को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा हो, लाभ मिले। और देखते हैं कि किसको कितना पता है। अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, जानकारी नहीं है तो फिर इस सेशन में आपको मैं सब कुछ बतलाता भी चलूंगा, मगर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक पथिया डोंगल महुआ खोरठा एमसीक्यू। अब ये है क्या एक पथिया डोंगल महुआ? बार बार आपको ये सुनने को मिल रहा है, एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ। तो पीछे देखो आपको तस्वीर दिख रहा होगा, महुआ का तस्वीर दिख रहा है। और ये क्या पथिया से इसको क्या किया जा रहा है? बड़े वाले टोकरी में इसको डाला जा रहा है। ये देख रहे हैं जिससे इसको डाला जा रहा है वही पथिया है, समझ रहे हैं ना? पथिया छोटी टोकरी को कहा जाता है। अब ये जो पुस्तक है वास्तव में इसमें क्या किया गया है? कविताओं का संकलन करने का काम किया गया है। और संकलन करता कौन है? हमारे संतोष कुमार महतो जी है। तो अब भाई किताब से और संकलनकर्ता से, यानी कि इस किताब के जो रचनाकार तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो संपादक और संकलन करता है। हाँ, कुछ कविताएं इनकी भी हैं, इस पुस्तक में प्रकाशित की गई है। जैसे आपको पढ़ने के लिए दिया रूसल भोला संतोष महतो जी की ही रचना है। तो अब देखो क्या होता है एग्जाम में ना, किताब के परिचय से और किताब के जो संपादक या लेखक है उसके परिचय से भी सवाल दे देता है। तो आज के सेशन में हम लोग इन दोनों चीजों को खत्म कर देंगे, फिर आपको कभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए एक पथिया डोंगल महुआ एमसीक्यू, और ये रहा पहला एमसीक्यू आपके सामने में। इससे हम लोग फैक्ट को जानेंगे। सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है जरा से एक बार पढ़ो, खुद भी पढ़ो, कि एक पथिया डोंगल महुआ संपादक संकलनकर्ता के नाम छटा। अब यहां पे देखो कई बार क्या होता है ना कि कुछ पुस्तकों के जो संपादक होते हैं वो संपादक मंडली होती है, मतलब कई संपादक मिल करके एक पुस्तक में संकलन करने का काम कई संपादित करने का एक पुस्तक को काम करते हैं। जैसे आपको एक पुस्तक पढ़ने के लिए दिया है खोरठा लोक साहित्य दिया है, जिसकी 10 लोक कथाओं को आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में। उस पुस्तक में अगर आप देखेंगे संपादक को तो वहां पे संपादक मंडली सात आदमी मिलकर के उस पुस्तक का संपादन करने का काम किए हैं। किसका? खोरठा लोक साहित्य का, जो 2012 में प्रकाशित हुई। और 7 लोग जब संपादक हैं तो उसमें से कोई मुख्य संपादक भी होगा। तो मुख्य संपादक हमारे डॉक्टर ए.के. झा जी हैं। इस पुस्तक में इस सवाल से समझो, सवाल में क्या है? सवाल में साफ साफ लिख रहा है कि एक पथिया डोंगल महुआ संपादक संकलन करता, यानी कि जो संपादक है वही संकलन करता भी है। यानी कि संपादक करता एडिटर जो है वो कौन है? जो भाई संपादित करने का काम करता है, काट छाट करने का काम, जो कंटेंट है कंटेंट में काट छाट करने का काम, कुछ चीजों में अगर कुछ ऐड करना है और कुछ हटाना है तो ये किसके जिम्मे होता है? ये संपादक के जिम्मे होता है। ठीक है। संकलनकर्ता का मतलब क्या है? संकलनकर्ता का मतलब है दोस्तों कि जैसे देखो ये पेन देख ले रहा हूं, ठीक है, उम्मीद है ये पेन ठीक ही होगा। चलो, तो संकलनकर्ता का मतलब क्या है? यहाँ पे संकलनकर्ता का मतलब है कि जैसे इस पुस्तक में जितनी कविताएं हैं उन कविताओं पे कॉपीराइट जो है वो हमारे संतोष कुमार महतो जी का नहीं है। यानी कि उन कविताओं का जो रचनाकार हैं, उन कविताओं के जो कवि हैं, वो सारी कविता, देखो कुछ कविता तो इनका भी छपा है इस पुस्तक में, लेकिन सारी कविताएं इनकी ही नहीं छपी है, अलग अलग कवियों की कविताएं छपी हैं। जैसे एक कविता हामिन सब एक, ये हामिन सब एक जो है ये किसका लिखा हुआ कविता है? ये श्रीनिवास पानोरी जी का लिखा हुआ कविता है। आय जेकाय खोरठा ये किसका लिखा हुआ है? तो ये डॉक्टर ए.के. झा का लिखा हुआ है। उसके अलावा आगू करब आपन देश, ये किसका लिखा हुआ है? ये सुकुमार जी का लिखा हुआ है।
आगू करब अपन देश, ये सुकुमार जी का लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये इसी पुस्तक में प्रकाशित हुआ, एक पथिया डोंगल महुआ में। और कवि जो है वो अलग, देखो इस कविता के कवि पानुरी जी, इस कविता के कवि झा जी, इस कविता के कवि सुकुमार जी, मतलब अलग अलग कविता और अलग अलग कवि देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग कवियों की कविताओं को क्या किया है हमारे हमारे संतोष कुमार महतो जी ने संकलित करने का काम किया, जुगाड़ करने का काम किया और उसको इस पुस्तक में प्रकाशित करवा दिया। तो संकलन करने का भी काम किसने किया है? हमारे संतोष कुमार महतो जी ने ही किया है। क्या संकलन किया? कविताओं का संकलन किया, अलग अलग कवियों की अलग अलग कविताओं को संकलन किया और कुल मिलाकर के कितनी कविताओं का संकलन कर दिए? तो 47 कविताओं का संकलन कर दिए और ये सारी की सारी 47 कविताएं इस पुस्तक में प्रकाशित हुई। तो अगर पूछे सवाल कि एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक और संकलन करता, या फिर इसके जगह पे लिख दे, एक शब्द लिख दे संकलन करता के बदले में डोंगवैया, क्योंकि डोंगवैया शब्द का इस्तेमाल किया गया है इस पुस्तक में। डोंगवैया लिख दे कि एक पथिया डोंगल महुआ डोंगवैया के हथिन, तो के हथिन जवाब आपको ऑलरेडी मालूम है। जवाब है दोस्तों संतोष महतो। कुछ लोग संतोष गोलवार टिक कर रहे होंगे, थोड़ा ध्यान से ऑप्शंस पढ़ने की कोशिश करना। इसमें आंसर होगा संतोष महतो। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? संतोष महतो हो जाएगा। संतोष कुमार महतो मास्टर जी हैं, इनके बारे में भी आपको हम बतलाएंगे, परेशान मत होइएगा। संतोष गोलवार, ये एक्स्ट्रा नाम लिखा हो महेश गोलवार उड़ीस महत्तम इनकी रचना है जो कि काफी फेमस है। ये एक व्यंग्यकार है ना, उड़ीस महत्तम इनकी रचना है जो काफी फेमस है। बी.एन. ओदार के बारे में आप लोग जानते ही हैं दोस्तों। बी.एन. ओदार, भोगनाथ ओदार इनका पूरा नाम है और इनका उपनाम है सब्यसाची। क्या नाम है? सब्यसाची। इनका लिखा हुआ पुस्तक है खोरठा निबंध, जो आपके सिलेबस में दिया है पढ़ने के लिए, और इस बार केवल 2 निबंध ही पढ़ने के लिए दिया है खोरठा निबंध से, याद रखिए। तो यहां तक क्लियर है? किसी को कोई परेशानी नहीं है? अब अगले सवाल की तरफ चले, तो चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है पथिया माने की है। अब सवाल भी बढ़िया है भाई, पथिया, एक पथिया डोंगल महुआ। तो याद रखना पथिया माने की है वे। एक तो ये पूछ सकता है कि एक पथिया डोंगल महुआ। आप लोगों को ऑलरेडी जब मैं पहली कविता तो नहीं कहेंगे, जब फर्स्ट सेशन मैंने लिया था एक पथिया डोंगल महुआ से, जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ताबे हमें कवि न, उसमें मैंने आप लोगों को पथिया डोंगल महुआ से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स बतलाए। आज के सेशन में भी मैं आप लोगों को सवालों के जरिए बतला दूंगा। तो वहां पे मैंने आपको बताया था एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ। अब वहां पे मैंने आपको समझाया कि पथिया का मतलब क्या होता है। पथिया का मतलब होता है टोकरी। कैसी टोकरी? तो पथिया कहा जाता है छोटी टोकरी को। कैसी टोकरी को? छोटी टोकरी को कहा जाता है, याद रखिएगा। महुआ को आप जानते ही हैं, और डोंगल मतलब एक टोकरी चुनी हुई या चुना हुआ महुआ। एक टोकरी डोंगल मतलब चुना हुआ महुआ। अब देखो यहां पे क्या कवि जी महुआ की बात कर रहे हैं? नहीं। क्या टोकरी की बात कर रहे हैं? नहीं। एक छोटी टोकरी चुनी हुई या चुना हुआ महुआ। तो कवि जी यहाँ पे पथिया को यूज किए हैं प्रतीक के रूप में। तो पथिया किस चीज का प्रतीक है भाई? पथिया प्रतीक है किताब का। किसका? किताब का। और महुआ किसका प्रतीक है? तो महुआ प्रतीक है कविता का। किसका? कविता का। ये सवाल 100% आपके एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। डोंगल मतलब चुना हुआ, और चुनने वाले यानी कि डोंगवैया यानी कि संकलन करता, जो कि आपने ऊपर में सवाल देखा था। कौन है? तो संतोष कुमार महतो जी हैं। एकदम याद रखिएगा, सब रिवीजन होते चला जाएगा। बार बार एक ही चीज को पढ़ते पढ़ते याद ना हो जाए तो बोलना, संतोष कुमार महतो। तो अगर पूछे कि पथिया का मतलब क्या होता है, ऐसे भी सवाल बन जाता है। तो टोकरी, और अगर छोटी टोकरी हो तो छोटी टोकरी को चूज करना, याद रखना। क्या होगा? पथिया का मतलब हो जाएगा टोकरी। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चूनेक मतलब, चूनेक के लिए खोटा शब्द इस्तेमाल होता है डोंगेक। डोंगेक का क्या मतलब है? डोंगेक का मतलब है चुनना। कैसा चुनना? तो इधर उधर बिखरी हुई चीजों को चुनना। महुआ देखते हैं, महुआ जब गिरता है तो इधर उधर एकदम बिखरा हुआ रहता है, और महुआ चुनने वाले जाते हैं और उस महुआ को चुनने का काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े बदमाश होते हैं, क्या करते हैं? महुआ चुनने के चक्कर में जंगल में ही आग लगा देते हैं,
अब पूरा जंगल जला करके खाक कर देते हैं और एक टोकरी महुआ ले जाकर के खुश हो जाते हैं एकदम से। तो ऐसी गलती नहीं करना है। तो महुआ से ज्यादा जरूरी हम लोगों के लिए क्या है? जंगल है। सोचो कितने छोटे छोटे जीव जो जमीन में रहते होंगे, जो उड़ नहीं पाते होंगे, तो जल के मर जाते होंगे आग में, समझ रहे हो ना? तो ऐसा पाप एकदम मत, एकदम गलत काम है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। टोकरी समझ गए। डहर तो जानते ही है, डहर का मतलब रास्ता होता है, डहर का मतलब रास्ता। कई बार डहर का मतलब उपाय भी होता है, उपाय। जैसे ना हम तनी ढेर बाज गलिया है ये मुसीबत में, एक से बाहर निकले कोनो डहर बताओ, तो वहां डहर मतलब रास्ता नहीं, वहां डहर मतलब उपाय हो जाएगा। ठीक है, वहां डहर मतलब क्यों हो जाता है? उपाय हो जाता है। तो याद रहेगा पथिया मतलब क्यों है? पथिया माने हुए है, पथिया माने हुए छोट टोकरी, का हुए छोट टोकरी। क्लियर रहेगा? अब इसके आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल है, एक पथिया डोंगल महुआ शीर्षक है पथिया शब्द पर परजोग भेले। परजोग एक साथ है यहाँ, परजोग भेले। अब एक पथिया डोंगल महुआ शीर्षक, ये जो टाइटल है, किताब का टाइटल है, शीर्षक है। बड़ी सोच समझ करके संतोष महतो जी इस शीर्षक का चयन किए हैं। तो सवाल पूछने वाला पूछ रहा है कि ये जो शीर्षक है इसमें पथिया शब्द प्रयोग हुआ है, प्रयोग भेले कविता के लिए, कविता के लेल मतलब कविता के लिए, किताबे के लेल मतलब किताब के लिए, या टोकरी के लेल यानी कि टोकरी के लिए। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि एक पथिया डोंगल महुआ में पथिया शब्द और महुआ शब्द, ये दोनों कैसे शब्द है? तो प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए शब्द है। कैसे शब्द है? तो प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए शब्द है, प्रतीक के रूप में प्रयोग हुए शब्द हैं या प्रयोग किए गए शब्द हैं, किए गए शब्द हैं, याद रखिएगा, प्रतीक के रूप में। तो पूछ रहा पथिया किस चीज का प्रतीक है? तो पथिया दोस्तों किताब का प्रतीक है। एक पथिया डोंगल महुआ किताब का, किताब मतलब दुनिया की सारी किताब का नहीं, किताब मतलब एक पथिया डोंगल महुआ किताब का प्रतीक है। एक पथिया डोंगल महुआ में जो पथिया शब्द है ये इस पुस्तक का क्या है? प्रतीक है। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो जितने लोगों का बी जवाब है सबका सही है, और जितने लोगों का बी के अलावे जवाब है सबका गलत है। अब चलिए यहां देखते हैं, एक पथिया डोंगल महुआ शीर्षके महुआ कहकर प्रतीक हके। अब यहां पे देखो प्रतीक की बातें हो रही हैं। बार बार मैं कह रहा हूं कि एक पथिया डोंगल में पथिया और महुआ दोनों प्रतीकात्मक शब्द है, प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए शब्द है, जिसमें से पथिया तो किताब का प्रतीक है, लेकिन महुआ किस चीज का प्रतीक है? महुआ दारू के, हे दारू लिखल हो नहीं लिखल, अच्छा कोई बात नहीं। महुआ फूल बड़ी बहुत ये होता है, मतलब काम का होता है, समझ रहे? उसका प्रयोग लोग दारू बनाने के लिए भी करते हैं, और उसका अगर आप सेवन करें, उबाल करके खाइएगा, उसमें अगर इमली उमली मिला दीजिएगा, बड़ी मस्त लगता है खाने में। सुनने में आया है, हम तो अभी तक खाए नहीं है, पर बड़ी हेल्दी चीज होता है, शरीर को मजबूत रखता है। यहां कह रहा है कि एक पथिया डोंगल महुआ शीर्षक है महुआ कहकर प्रतीक हके। तो महुआ जो है वो कविता का प्रतीक है, कविता का। कितनी कविताएं इस पुस्तक में प्रकाशित की गई है? तो 47 कविता, 47 कविता का इसमें क्या किया गया? प्रकाशन करवाया गया। कोई समस्या नहीं है, यहां तक सब ठीक ठाक है। चलो अगले सवाल की तरफ चले, और तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, सब क्लियर हो चुका है। अगला सवाल, एक पथिया डोंगल महुआ किताबे पहिल कविता छांटा। देखो मैं बार बार स्पष्ट कर दे रहा हूं अभी भी कि इसमें कुल 47 कविताएं प्रकाशित जरूर हुई हैं, मगर आपके सिलेबस में यानी कि जेएसएससी, सीजीएल और म्युनिसिपल वाला जो सिलेबस है उसमें से कुल कितनी कविताओं को पढ़ने के लिए दिया है? तो 47 कविता पढ़ने नहीं दिया है, सब मत पढ़ने लग जाना, केवल 10 कविता पढ़ने के लिए दिया। और 10 कविता के लिए क्या लिखा है? कौन कौन सी 10 कविताएं? तो आरंभ से लेकर के 10 नंबर तक जो कविता है उसी को पढ़ना है। और दोस्तों आप एकदम क्लियर रहना कि कौन कौन सा पढ़ना है और कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग को हम देख रहे हैं उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, ई वाला सिलेबस में ना है, ई वाला सिलेबस में ना है। अब भगवान जाने ओग्रेंटीन कौन सिलेबस हाथ लग गया है, वही सब जाने। बोलता है, लिखता है पागल एकदम, लिखता है कि सर ये वाला क्या पढ़ा दे रही, तो सिलेबस में नहीं है। हम बोले रे भाई सिलेबस में नहीं रहेगा तो हम क्यों पढ़ाएंगे उसको, पागल हैं हम सिलेबस देख लिए है ना, हमको मालूम है ना सिलेबस में क्या है। ठीक है, तो आप घबराना मत, जो सिलेबस में है वही पढ़ना, और 47 नहीं पढ़ना, केवल 10 कविताओं को पढ़ना, याद रखना। एक पथिया डोंगल महुआ किताबे पहली कविता छाटा। अब ये 10 में से ये 47 में से बोल रहा है कि पहली कविता कौन सी है? तो पहली कविता है हमनी सब एक।
याद रखना, फिर से मैं कह रहा हूं, पहली कविता एक पथिया डोंगल महुआ में जो प्रकाशित हुई है उसका नाम क्या है? हमनी सब एक। हमनी सब एक। अब सब क्या है इसमें? सब प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? तो बहुवचन बोधक प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? बहुवचन बोधक प्रत्यय है, याद रखिएगा, बहुवचन बोधक प्रत्यय है। लेकिन ये खोरठा का अपना प्रत्यय है क्या? नहीं, ये खोरठा का अपना प्रत्यय नहीं है, ये हिंदी भाषा का प्रत्यय है और हिंदी के प्रभाव के चलते खोरठा में भी प्रयोग होता है। जैसे ना बोलो थी, छौड़ी सब, छौड़ी सब, ठीक है, छगरी सब चरे लगा लथुन, छगरी सब चरे लगा लथुन, छोड़ी सब जाए लगा लथुन ना, मास्टर सब यावे लगा लथुन, मास्टरनी सब खाए लगा लथुन, मास्टरनी सब गप कर ले हथुन, बोलते हैं कि नहीं? तो सब शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं और ये सब जो है ये खोरठा का अपना प्रत्यय नहीं है, ये सब हिंदी भाषा का प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? तो बहुवचन बोधक प्रत्यय है। ये भी आपको पूछ सकता है, यहाँ पे प्रयोग हुआ है इसीलिए मैं बतला रहा हूं। हमनी, हमनी जो है वो कैसा शब्द है? ये सर्वनाम है। कैसा शब्द है? तो सर्वनाम है हमनी, हमनी। अब हमनी जो है वो सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? आप लोग कमेंट करके बताओ जो लोग जानते हो, क्योंकि ये सब मैं ऑलरेडी ग्रामर में पहले बता चुका हूं, हालांकि इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, बहुत जल्द मिलेगा आपको, वचन बतला दूंगा मैं। हमनी क्या है? सर्वनाम है। और हमनी कैसा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम यहां तक तो ठीक है। अगर पूछ दे कि हमनी शब्द जो है इसका वचन बताइए, कौन सा वचन होगा, एक वचन या बहुवचन, तो हमनी कैसा है? वचन बताओ। वचन मतलब बहुवचन हो जाएगा, ये वचन मतलब संख्या, बहुवचन मतलब बहुत संख्या, मतलब एक से अधिक। अब हमनी, इसका एक वचन अगर बोल देंगे एक वचन बताओ, तो एक वचन क्या हो जाएगा? हाम। हाम से बनता है हामीन, हमनी, हमरीन, हमनिन, ये सब बहुवचन बनता है। एक वचन में हाम चाहे हामे रहता है। तो पूछ देगा कि हमनी का एक वचन बताओ, तो हाम चाहे हामे। ये देख रहे हो? क्लियर हो रहा है ना? सब क्लियर होता चला जाएगा। अब देखो, हमनी सब एक में हम लोग सब कुछ देख लिए, सब भी देख लिया, हमनी भी देख लिए। अब आते हैं हम लोग इस सवाल पे कि एक पथिया डोंगल महुआ किताब की जो पहली कविता है वो कौन सी है? हमनी सब एक। और पूछ दे कि हमनी सब एक किसकी कविता है? तो ये स्वर्गीय श्रीनिवास पानूरी जी की कविता है। श्रीनिवास पानूरी जी की कविता है। अब अगर पूछ दे कि स्वर्गीय श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म बछर छांटो, यानी कि इनका जन्म कब हुआ बतलाओ, तो याद रखना दोस्तों 25 दिसंबर 1920 को इनका जन्म होता है। 25 दिसंबर 1920 को कल्याणपुर बरवाडा धनबाद के ये रहने वाले थे, अब हम लोगों के बीच में नहीं है। 7 अक्टूबर 1986 को इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। इस डेट को ना एकदम रट जाओ, क्योंकि यहां से क्या पूछेगा कोई गारंटी नहीं। इस बार तो आपको स्पेशल इनके बारे में पढ़ने के लिए भी दे दिया है, तो सब एकदम याद रखना। स्वर्गीय श्रीनिवास पानूरी जी बरवाडा कल्याणपुर धनबाद के रहने वाले थे। 25 दिसंबर 1920 को इनका जन्म हुआ, 7 अक्टूबर 1986 को इनका देहांत हुआ। इनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को हम लोग खोरठा दिवस के रूप में मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? खोरठा दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन खोरठा के लिए समर्पित कर दिया। इनको लोग कवि जी कह करके पुकारते थे। इनका घरेलू नाम क्या था? कोई कमेंट कर सकते हैं क्या? पानूरी जी का घरेलू नाम क्या था? तो पानूरी जी का घरेलू नाम था चीनिवास। क्या नाम था? चीनिवास। श्रीनिवास को चीनिवास कर दिया सब कुछ, तो चीनिवास इनका घरेलू नाम था। आप कमेंट करके बताना क्या ये फैक्ट आपको पहले आता था? अगर आता था तो ठीक है, नहीं आता था तो बतलाना जरूर, ठीक है ना? तो पानूरी जी के बारे में इतना फैक्ट क्लियर है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले और भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे आगू करब आपन देश, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जाकर के देख लीजिएगा, पूरा डिटेल से मैंने बताया। एमसीक्यू भी करवा दिए हैं, तो इसका तो निपट गया, एमसीक्यू सब हो गया। आगू करब आपन देश जो है ये क्या है? ये कविता है। किनकी लिखी कविता है दोस्तों? आगू करब आपन देश सुकुमार जी की लिखी हुई कविता है। सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका नाम है। सुरेश कुमार विश्वकर्मा। डाह नाटक के रचयिता कौन है? कमेंट करके बताइएगा। ढेसा ढेसी छोड़, ये क्या है? ढेसा ढेसी छोड़ का मतलब दोषारोपण करना छोड़ो, एक दूसरे पे दोष लगाना छोड़ो, दोष निकालना, मीन मेख निकालना छोड़ो। तो ये अभी आपको बताया नहीं है, आगे आपको इससे सवाल देखने को मिलेंगे। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ का पहला संस्करण बछर छांटा। अब भाई सही बात है, कोई किताब अगर प्रकाशित हुई है तो उसका प्रकाशन कब हुआ?
कब हुआ, कितनी बार उसका प्रकाशन हुआ है, ये सब से भी सवाल बन सकते हैं। कौन प्रकाशक है, किसने उसमें भूमिका लिखा है, ये सब भी आप याद रखना। तो यहाँ पे है कि एक पथिया डोंगल महुआ का पहला संस्करण यानी कि फर्स्ट एडिशन, इस पुस्तक का जो पहला संस्करण था वो कब प्रकाशित हुआ। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो मैं आपको बता दूं कि एक पथिया डोंगल महुआ का जो पहला संस्करण था वो 1990 में आया था, पहला संस्करण। और दूसरा संस्करण जो था वो आया आपका 2005 ईस्वी में आया। तो 1990 ऑप्शन में कहां है, 1990 ऑप्शन में है सी में। ये देखो पहला संस्करण है इसीलिए सी हो गया, अगर यही दूसरा कर देता तो ए आंसर हो गया रहता 2005 में, 2005 हो गया रहता, मगर हमको तो पूछ रहा पहला संस्करण, तो हम काहे के लिए उल्टा पलटा जवाब दें। 1990 याद रखना, 1990 वह साल है जब एक पथिया डोंगल महुआ का पहला संस्करण मार्केट में आया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चले, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि एक पथिया डोंगल किताबे का दूसरा संस्करण कब आया। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया कि अगर पूछे कि दूसरा संस्करण इस पुस्तक का कब आया है तो कुछ नहीं, दोनों एकदम एक साथ याद रखना, भूलना मत। पहला संस्करण आया 1990 में, दूसरा संस्करण आता है 2005 में। अब 1990 में पहला आया, दूसरा आया 2005 में, तो यहां से तो क्लियर हो गया कि दूसरा कब आया है। अब हम ऑप्शन की तरफ आते हैं तो क्या पाते हैं कि कहीं भी 2005 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक ऑप्शन डी नंबर में जब आप देखते हो पा रहे हो कि एकड़ में कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, एकड़ में कोई नहीं, यही अप्रोप्रिएट है। बाकी 1990 में क्या आया, तो पहला संस्करण आया। क्लियर है, पहला संस्करण 1990 में, दूसरा संस्करण 2005 में। संकलन करता कौन है एक पथिया डोंगल महुआ में, संपादक कौन है, संतोष कुमार महतो जी। कितनी कविताएं प्रकाशित हुई, 47 कविताएं प्रकाशित हुई। पहली कविता कौन है, हमनी सब एक है। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई परेशानी, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना, सब कुछ ठीक ठाक तो है, ओके है, चलो बढ़िया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक भूमिका लेखक है, यानी कि इस पुस्तक में भूमिका लेखन का काम किसने किया है, एक पथिया डोंगल महुआ में। एक पथिया डोंगल महुआ में भूमिका लेखन का काम किए हैं डॉक्टर दयानंद बटोही। ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक पथिया डोंगल महुआ में क्या बोलते हैं उसको, भूमिका लेखन का काम किया वो डॉक्टर दयानंद बटोही किए हैं, दयानंद बटोही किए हैं। राहुल संस्कृत्यायन हिंदी साहित्य के नाम जज का चेहरा, यानी कि बड़े फेमस इंसान थे हिंदी साहित्य के, इनका नाम है राहुल संस्कृत्यायन। राहुल संस्कृत्यायन और पानूरी जी के बीच में जो पूरा चिट्ठी वार्ता हुई वो भिन्न भिन्न पत्रिकाओं में क्या की गई, प्रकाशित करवाई गई है। इनके और पानूरी जी के बीच में पूरा एकदम चिट्ठी से बातचीत चलते रहता था, जिसको बाद में छपवाया पाया गया है। नारायण महतो और संतोष महतो, संतोष महतो के बारे में आप जान रहे हैं कि एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता संपादक दोनों कौन है, संतोष कुमार महतो जी। क्लियर है, सब क्लियर है। नारायण महतो को लेकर के आपको कुछ जानना नहीं है, बस इसका नाम केवल यहां आया है, आपके लिए ज्यादा इनसे रिलेटेड चीजें जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब देखो अगला, मगर नारायण महतो के बारे में जब आ गया बतलाई देते कि पानूर जी की बहुत सारी किताब को छपवाने में नारायण महतो का बड़ा योगदान है। नारायण महतो जी पानूर जी साथ में पढ़ते थे, समझ रहे हैं ना, तो बहुत सारी किताबों को छपवाने में नारायण महतो का बड़ा योगदान है, पानूर जी की किताबों को छपवाने में। एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक प्रकाशक लागे। अब लो भाई, इस पुस्तक के प्रकाशक से रिलेटेड सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो कोई और नहीं, रामधन प्रकाशन बोकारो, रामधन प्रकाशन बोकारो, गांगजोरी बोकारो, गांगजोरी बोकारो। गांगजोरी बोकारो के रहने वाले कौन थे भाई, हमारे गांगजोरी बोकारो के रहने वाले थे संतोष महतो जी भी। और प्रकाशक जो है यानी कि एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक का जो प्रकाशक है वो भी कहां का है, बोकारो जिला गांगजोरी का ही है। ठीक है, ठीक है ना। और अगर प्रिंटिंग यानी कि मुद्रक के बारे में पूछ दे तो छोटा नागपुर प्रेस, कौन सा है मुद्रक, कौन सा है, छोटा नागपुर प्रेस है, छोटा नागपुर प्रेस है। हालांकि प्रेस के बारे में नहीं पूछेगा, मुद्रक के बारे में नहीं पूछेगा, पर फिर भी जनजातीय कल्याण विभाग रांची, इनसे रिलेटेड तो आपको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, कर में कोई नहीं। यहां क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं। प्रकाशक कौन है एक पथिया डोंगल महुआ का, रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। आगे चलते हैं हम लोग, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है एक पथिया डोंगल महुआ किताबें गोटे कै गो कविता इंजराइल है। तो ये तो आसान सा सवाल हो गया, फैक्चुअल सवाल हो गया। एक पथिया डोंगल महुआ में कुल 47 कविताएं प्रकाशित हुई है, कोई 42 43 44 मत करना, चेक किया हुआ है, ठीक ठाक है, बोलोगे बुके लगा देंगे। 47 कविताएं प्रकाशित हुई है, घबराना मत, इधर उधर से पता नहीं कहां से देख लेते हो, हाँ कमेंट कर देते हो और बाद में फिर परेशान होना पड़ता है हमको भी। इसमें कुल कितनी कविताएं प्रकाशित हुई है, 47 कविताएं प्रकाशित हुई है, याद रखना।
एक पथिया डोंगर महुआ किताब में गोटे यानी कि कुल कै गो 47 गो, मगर आपके एग्जाम में 10 कविताएं पढ़ने के लिए दिया है। कितना? 10 कविताएं पढ़ने के लिए दिया है। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला, एक पथिया डोंगर महुआ किताबें शेषक कविता लागे। शेषक मतलब आखिरी कविता। आखिरी कविता जो है, ये सब जो आप देख रहे तीनों, ये तीनों के तीनों कौन है भाई? ये तीनों के तीनों जो है वो हमारा एक पथिया डोंगर महुआ में प्रकाशित हुआ। लेकिन शेषक कविता यानी कि 47वें नंबर की कविता के बारे में पूछ रहा, तो 47वें नंबर की कविता बरेक दर, पहले नंबर की कविता हमनी सब एक। ठीक है, तो बरेक दर जो है ये आखिरी नंबर की कविता है और ये आपके एग्जाम में संभावना कम है पूछने का, मगर फिर भी मैंने दे दिया है। अगला सवाल देखते हैं संतोष कुमार महतो से रिलेटेड। अब संतोष कुमार महतो जी, अभी तक आप जो सवाल देख रहे थे वो कहीं ना कहीं आपका पुस्तक परिचय था, और पुस्तक परिचय से लगभग सवाल आपने देखे, इससे ज्यादा सवाल बन नहीं रहे, जबरदस्ती के सवाल हो जाएंगे फिर। अब हम लोग आते हैं संतोष कुमार महतो जी से सवालों को देखने के लिए। सबसे पहला सवाल है कि संतोष कुमार महतो हला, यानी कि संतोष कुमार महतो जी पेशे से क्या थे, यह सवाल में पूछा जा रहा है। तो संतोष कुमार महतो जी के बारे में बताओ कि वो पेशे से क्या थे। ठीक है, संतोष कुमार महतो जी के बारे में पूछ रहा है कि ये पेशे से क्या थे, तो ये मास्टर थे। क्या थे? मास्टर थे। याद रखिएगा, मास्टर साहब थे हमारे संतोष कुमार महतो जी, मास्टर साहब थे। लेकिन फिर भी इन्होंने खोरठा साहित्य के लिए बड़ा काम किया, बड़ा योगदान दिया, एक से एक कविताओं का ये रचना की है। क्लियर है? अगला देखो। अच्छा, इसमें से कुछ कुछ बतला देते हैं। जैसे डॉक्टर के बारे में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा खोरठा साहित्यकार है जो डॉक्टर है, तो अगर ऐसा पूछेगा तो याद रखिएगा डॉक्टर हमारे बी.एन. ओहदार सर। कौन? बी.एन. ओहदार सर है। क्लियर है? अगर पूछे कि कौन सा खोरठा साहित्यकार है जो चित्रकार है, तो चित्रकार हमारे कौन है? दिनेश दीनमणि जी हैं। दिनेश दीनमणि सर, दिनेश दीनमणि सर। ये क्या है? ये चित्रकार है, चित्रकार है। ठीक है, अगर पूछे कि कौन खोरठा साहित्यकार ऐसे थे जो झाड़ फूक करने का भी काम करते थे, समझ रहे, झाड़ फूक करने का भी काम करते थे, तो नाम याद रखिएगा विश्वनाथ दसौंधी राज। क्या नाम याद रखिएगा? विश्वनाथ दसौंधी राज। ये झाड़ फूक करते थे, समझ रहे हैं, लेकिन ये झाड़ फूक को भी थोड़ा साइंटिफिक तरीके से देखते थे। विश्वनाथ दसौंधी राज अजगर के रचनाकार, अजगर नाटक के नाटककार यही है, रचनाकार यही है। इसके अलावा अगर आपको और पूछे, डॉक्टर हो गया, चित्रकार हो गया, झाड़ फूक हो गया। अब अगर पूछे मौसम वैज्ञानिक कौन थे, कौन खोरठा साहित्यकार ऐसे थे जो मौसम वैज्ञानिक भी थे, तो दोस्तों नाम याद रखिएगा, मौसम वैज्ञानिक का जब नाम आ जाए तो वो एक लौते हैं और हमारे डॉक्टर A.K. झा यानी कि अजीत कुमार झा जी हैं। इनका उपनाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताओ। मौसम वैज्ञानिक भी इनका उपनाम है, इनका उपनाम एक और है जो आप लोग को कमेंट करके बताना है, मैं जवाब दे देता हूं, झारपात। झारपात ये A.K. झा जी का उपनाम है। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई परेशानी नहीं ना है? चलो, बहुत सारे फैक्ट यहां पे आपको देखने को मिले। बी.एन. ओहदार सर का उपनाम क्या है? सब्यसाची है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संतोष कुमार महतो जन्म बछर छांटा। संतोष कुमार महतो जन्म बछर यानी कि इनका जन्म कब हुआ था, ये आपको क्या करना है? छांटना है। तो जल्दी से बताओ कि संतोष कुमार महतो जी का जन्म कब हुआ था। हम लोग 13वें नंबर सवाल में आ गए दोस्तों, तो इस सवाल का आप लोग जल्दी जवाब दीजिए कि संतोष कुमार महतो जी का जो जन्म था वो कब हुआ था, कब हुआ था। तो वह समय है 2 सितंबर 1930 का। कब समय दोस्तों? 2 सितंबर 1930 का, जब क्या हुआ था? संतोष कुमार महतो जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा 2 सितंबर 1930 को। 25 दिसंबर 1920 को किसका जन्म हुआ है? तो 25 दिसंबर 1920 को किसी और का नहीं, हमारे पानूरी जी का जन्म हुआ है, पानूरी जी का, याद रखिएगा। अगला सवाल पूछे, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि संतोष कुमार महतो बापे के नाम की लागे। अब लो, संतोष कुमार महतो जी के पिताजी का क्या नाम है, ये पूछ रहा है। अब थोड़ा बहुत जो इनके परिचय के बारे में आपको पढ़ना होता है, उसमें से माता पिता का नाम भी आप लोग क्या करो, याद रखा करो। तो ताला महतो, याद रखिएगा इनके पिताजी का नाम है ताला महतो। तालो महतो या ताला महतो जो भी आपको मिले समझ लीजिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चले, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है संतोष कुमार महतो नायक नाम की के, तो इनके माँ का नाम है दोस्तों, क्या नाम है बताओ कमेंट करके। इनकी माता जी का नाम है छुट्टू मणि देवी, ये सब मैंने आपको नहीं बताया था, छुट्टू मणि देवी। क्लियर है? यहाँ पे इनकी माता जी का क्या नाम है? छुट्टू मणि देवी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है
कि कौन बच रहे संतोष कुमार महतो जी, सिराय गेला। अब लो भाई, कौन बच रहे, संतोष कुमार महतो जी जो है वो हम लोगों को छोड़ करके चले गए। तो वह तिथि है दोस्तों 24 नवंबर 2013 की। कौन सा तिथि है, 24 नवंबर 2013 की। 24 नवंबर 2013 को ये हम लोगों को छोड़ करके चले गए, मगर ये अपनी कृतियों के माध्यम से आज भी हमारे बीच अमर है। अगला सवाल देखो, संतोष महतो जन्म ठाव छाटा, यानी कि इनका जन्म कहां हुआ, मतलब इनका गांव कहां है, जन्म स्थान इनका कहां है, तो गांगजोरी और जिला बोकारो। गांव का नाम है गांगजोरी, जिला का नाम है बोकारो, याद रखिएगा। बैदमारा बोकारो के कौन रहने वाले हैं, हमारे शिवनाथ प्रमाणिक जी। बरवाडा धनबाद के हमारे कौन रहने वाले हैं, बरवाडा धनबाद के रहने वाले हैं ये शिवनाथ प्रमाणिक जी, बैदमारा बोकारो। बरवाडा धनबाद के रहने वाले हैं हमारे श्रीनिवास पानूरी जी। क्लियर है। गांगजोरी बोकारो के रहने वाले हमारे संतोष महतो जी, एकदम याद रखिएगा ये सब। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है संतोष कुमार महतो जी की प्रसिद्ध रचना छाटा। अब ये दोनों रचना के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक मौनी फूल की बात हो चाहे एक पथिया डोंगल महुआ की बात हो, ये दोनों रचना किनकी है, ये दोनों रचना है काफी फेमस है और दोनों रचना मास्टर साहेब संतोष कुमार महतो जी की है। मास्टर साहेब संतोष कुमार महतो जी की है। एक मौनी फूल में कुल कितनी कविताएं, 31, और ये 31 की 31 कविताओं के रचनाकार कौन है, हमारे संतोष कुमार महतो जी ही है। कौन है, संतोष कुमार महतो जी। एक पथिया डोंगल महुआ में कुल कितनी कविताएं प्रकाशित हुई है, 47 कविताएं प्रकाशित हुई, जिनके संपादक संकलन करता कौन है, हमारे संतोष कुमार महतो जी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों, ए बी दोनों। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल, अच्छा इतना ही है आज के सेशन में, इतना ही है दोस्तों। तो मुझे बताओ सेशन कैसा लगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा था कि आज के सेशन में कुछ नहीं होगा। आज के सेशन में मैं आप लोगों से लेखक का परिचय और किताब का परिचय पूछूंगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक पथिया डोंगल महुआ का आरंभ से कविताओं का एमसीक्यू देखते चलेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमनी सब एक कविता का एमसीक्यू। तो क्या आप तैयार हो, क्या आप रेडी हो एमसीक्यू के लिए? और एमसीक्यू में आपको बहुत कुछ मिलेगा, जैसा कि मैं हमेशा आपको देते आया हूं। एमसीक्यू भी अगर आप कर लेते हो तो वहां से आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, हर सवाल भी पकड़ा जाएगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे सवाल आने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग सेशन के बारे में जरूर कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, लाइक वाइक ठोक दिया करो। ये सब आपका अपना चैनल है, सब अपना है, मैं भी आपका अपना ही हूं, है ना, मैं कोई पराया नहीं हूं। और फिर मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ में। और ये सीरीज अब चलेगा, जल्दी से इसको मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद अगले सीरीज में हम लोग प्रवेश करेंगे। जल्दी सारी चीजों को मैं खत्म करूंगा, परेशान मत होना। तो मेरे साथ बने रहने के लिए, झार पाठशाला पे भरोसा करने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।